हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के टेस्ट आंसर्स। जो हमने एक थ्योरी टेस्ट लिया था उसके आंसर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि था कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। तो कंजम्पशन फंक्शन बेटा कुछ ऐसे दिखता है, ए ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन प्लस बी वाई। ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये टेक्निकली जो रिलेशनशिप होता है वो कंजम्पशन और इनकम के बीच में होता है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितना कितना चेंज होती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, कि इनके बीच में क्या चेंजेस होने की वजह से, यानी कि इनकम में क्या चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में क्या चेंज आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी बाय वाई इंडिकेट। आपको पता है कि सी बाय वाई इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम एंड दिस इंडिकेट्स एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जी इसका है आंसर सी। अगर यही पूछते हैं हमसे कि सी इक्वल टू वाई क्या डिपिक्ट करता है तो मेरा आंसर ए होता, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मेरे को इक्वल टू का साइन दिया होता डिवाइडेड बाय की जगह, या फिर अगर दोनों जगह डेल्टास दिए होते तो मैं बोलता जी ये तो एमपीसी डिपिक्ट करता है। क्योंकि अभी मेरे को डेल्टास नहीं दिए थे इसीलिए मेरा आंसर एपीसी रहेगा। द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। अब वो क्वेश्चन आ गया कि डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन टू डेल्टा वाई, इनका रेशियो को क्या बोलते हैं? तो इनके रेशियो को बोलते हैं बेटा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एडी कर्व, आपको पता है कि जब हम एडी कर्व बनाते हैं इट इज द समेशन ऑफ सी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट क्योंकि ऑटोनॉमस होता है, कंजम्पशन जो है वो ऑटोनॉमस होने के बाद इंड्यूस होता है, तो जो एडी का चेंज होता है, एडी का जो स्लोप होता है वही सी का स्लोप होता है। तो क्योंकि सी कंजम्पशन का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है तो एडी भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन है ए, यानी कि पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। आगे चलते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंपोनेंट्स ऑफ एडीआर। तो टू सेक्टर की अगर हम बात करें तो एडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, सी और दूसरा होता है आई। थ्री सेक्टर बोलता तो मैं यहाँ गवर्नमेंट ले आता, और फोर सेक्टर की बात करता तो मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट को इंट्रोड्यूस कर देता। बट क्योंकि वो मुझे टू सेक्टर्स की बात कर रहा है तो मैं सिर्फ सी और आई की बात करूंगा। तो यहां पर मेरे को पहला ही मेरा आंसर मिल गया, जो कि है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं बेटा। डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। अब एक्चुअल सेविंग्स का मतलब होता है कि एक्चुअल में लोगों ने कितना सेव करा है। इसका आंसर बेटा ऑप्शन सी है एक्सपोज्ड सेविंग, क्योंकि एग्जेंटे का मतलब होता है प्लान्ड और एक्सपोज्ड का मतलब होता है बेटा एक्चुअल। तो एग्जेंटे मतलब एंटिसिपेटेड, एक्सपोज्ड का मतलब एक्चुअल। आगे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन। अब ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर कंजम्पशन इक्वल टू नेशनल इनकम होता है या फिर सेविंग इक्वल टू जीरो होता है। तो देखते हैं क्या है। कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग, नो। कंजम्पशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, नो। नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, यस। तो इसीलिए माय आंसर इज ऑप्शन सी, जब नेशनल इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। इनमें से कौन सी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है? तो हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, ए प्लस बी वाई, या फिर कुछ टीचर जैसे सी बार प्लस बी वाई भी लिखते हैं कुछ ऐसे। तो मुझे पहले ही ऑप्शन में अपना आंसर दिख गया, वो है ऑप्शन ए। अगर पूछा होता है सेविंग फंक्शन की इक्वेशन तो मैं सेकंड वाले को टिक कर देता। थर्ड वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, और फोर्थ ऑप्शन है एडी के चार कंपोनेंट्स फोर सेक्टर इकोनॉमी में जो होते हैं। When planned saving exceed planned investment, तो जब saving is more and investment is less, this means that people are saving more and they want to consume less. Obviously बात है ना, either you can save more, either you can consume more of your constant income. So if people are saving more, this means they are not interested to consume. जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ, people were afraid about the future, so they started saving.
अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि अगर लोग अपना पैसा खर्च ही करने नहीं आ रहे हैं दुकानों पर, या कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, या कहीं होटल्स में नहीं जा रहे हैं, या कहीं बार्स में नहीं जा रहे हैं, या फिर कहीं भी शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो इससे प्रोड्यूसर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि उनका सामान नहीं बिकेगा और उनकी इनकम फॉल हो जाएगी. तो द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल टेंड टू फॉल. आंसर इज ऑप्शन ए. आगे चलते हैं बेटा. The economy, when economy decides to save whole of its additional income, then value of K will be. अब whole of its additional income को सेव कर लिया, यानी कि इसका मतलब है MPS 1 है. सर कैसे? अरे सिंपल सी बात है ना, एडिशनल इनकम को सेव कर लिया, तो डेल्टा एस और डेल्टा वाई जब इक्वल होंगे, तो जब मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एस को इक्वल लिखता हूँ, तो इसका मतलब डेल्टा एस, अब जब मैं इसे नीचे ले आऊँगा इसके न्यूमरेटर में, इक्वल टू 1, और ये MPS होता है. हमें पता है कि K यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS. तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. तो आंसर आ गया मेरे बच्चे हमारा 1, ऑप्शन बी. ये हमारा आंसर है. आगे चलते हैं. What happens in the economy when AD is less than AS, यानी कि क्या होगा इकोनॉमी में अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है. सिंपल सी चीज़ है बेटा, जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक ना बच जाता है, बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है पुराना सामान पड़ा है, पहले मैं उसे तो बेच लूँ, नया सामान बनाकर क्या करूँगा. तो इस वजह से प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन. आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि वो पुराना वाला तो अभी बेच ही नहीं पाया है, बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, जैसे कोरोना के बाद हुआ. अब फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी बेटा वो पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड वो होती है जब लोगों की परचेजिंग पावर जो होती है वो बहुत हाई होती है. तो बोल रहा कि इनमें से कौन सी फिस्कल पॉलिसी जो एक्सेस डिमांड को टैकल करने के लिए यूज हो सकती है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी नहीं, ये तो बिल्कुल जहर वाली चीज हो जाएगी कि एक तो पहले ही हमारी इकोनॉमी इज डीलिंग विद अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस परचेजिंग पावर, एंड इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, then it will lead to an inflow of more purchasing power with the public. तो ये तो एक तरीके का इंजेक्शन हो जाएगा. इंक्रीज इन प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी भी नहीं हो सकता, लोगों के पास परचेजिंग पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. इंक्रीज इन बैंक रेट जो है वो नहीं हो सकता. सर क्यों? ये तो इन्फ्लेशन में यूज होता है. बेटा बैंक रेट है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, हमें फिस्कल पॉलिसी की बात करनी है. ओह हाँ सर. तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, दैट द गवर्नमेंट शुड curtail इट्स एक्सपेंडिचर सो दैट पीपल गेट लेस परचेजिंग पावर इन देयर हैंड्स. ठीक है सर. द algebraic रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड सेविंग्स. तो के का फॉर्मूला में सेविंग्स के साथ क्या रिलेशन है, तो इट इज 1 अपॉन MPS, यानी कि इट इज इनवर्सली रिलेटेड. तो यहां पर मेरा आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 1 अपॉन MPS. ये होगा बेटा मेरा आंसर. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में. द रेमेडी टू रेक्टिफाई डेफिशिएंट डिमांड इज, मतलब इनमें से कौन सी चीज को यूज करके हम डेफिशिएंट डिमांड को टैकल कर सकते हैं. भैया टैक्स रेट को तो मत बढ़ाना. सर क्यों? यार लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, वो मर रहे हैं भूख से, तुम कह रहे टैक्स बढ़ा दो. इससे कहां से डील होगी डेफिशिएंट डिमांड? सर डिक्रीज इन बैंक रेट. डिक्रीज इन बैंक रेट समझ आता है मेरे को कि भैया इससे क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे. तो आंसर अभी तक तो ये है, बाकी देख लेते हैं. इंक्रीज इन CRR नहीं, इसकी वजह से तो बैंक के पास पैसे ही नहीं बचेंगे लोन देने के लिए. क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर ब्लॉक हो गया RBI के पास, तो बैंक के पास कम पैसे बचेंगे और हमें ज़्यादा लोन देना लोगों को. क्यों? क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है इकोनॉमी में. सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट. अरे लोगों के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, आप कह रहे हो RBI कि मेरी सिक्योरिटी ही खरीद लो. अरे क्यों खरीद ले? बॉन्ड कैसे खरीद लेगा वो आपके, उसके पास पैसा नहीं है. तो ये भी आंसर नहीं है. इस वजह से माय आंसर इज ऑप्शन बी. चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. इनमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है? तो देखते हैं. CRR, ये तो बेटा साफ साफ हमें पता है कि ये वो रिजर्व रेशियो होता है जो कि RBI अपने पास रखता है और बैंक्स को बोलता है रखने को, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है. बैंक रेट भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है.
ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो माय आंसर इज डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको पता होगा बेटा रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब आईसीआईसीआई जैसे बैंक्स आरबीआई के पास यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये डिपॉजिट कब करते हैं, जब इनके पास कुछ सरप्लस पड़ा होता है और इसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रिवर्स रेपो रेट, इसको बोलते हैं बेटा। तो यहां आंसर है एट विच बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई एंड गेट इंटरेस्ट। अभी तक तो सही आंसर ये है। विच इज चार्ज बाय आरबीआई, ये तो हो नहीं सकता। रेपो रेट होता तो मैं शायद लिख सकता था इसे। एट विच कमर्शियल बैंक गिव्स लोन्स टू द एंटरप्राइज, नहीं, इसमें एंटरप्राइजेस तो इन्वॉल्व नहीं होते, एंटरप्राइज मतलब फर्म्स। एट विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन कमर्शियल बैंक, नहीं जी, इसमें पीपल भी इन्वॉल्व नहीं होते, तो माई आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है सर, बात समझ आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यानी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कितनी लेवल ऑफ इनकम है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बेटा ऑटोनॉमस बोलते हैं। यही अगर बोला होता है डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम तो हम उसे इंड्यूस बोलते हैं और वो एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट फर्म्स करती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है कि उसे इनकम से मतलब नहीं होता। अगर उसने अपने बजट में अनाउंस कर दिया कि एक हाईवे बनेगा या एक डैम बनेगा तो इट इज इररेलेवेंट ऑफ इनकम कि उससे इनकम हो या ना हो। तो बेटा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि ऑप्शन सी। आइए आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, चलिए आगे की अगर मैं बात करूं बेटा तो इट इज एक्सेस डिमांड लीड्स टू। तो एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, तो एक्सेस डिमांड की वजह से होता है बेटा इन्फ्लेशनरी गैप। सर गेन टू क्रेडिटर्स नहीं होता, नहीं बेटा गेन टू क्रेडिटर्स नहीं होता। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, नहीं बेटा, एक्सेस डिमांड होती ही तब है जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुकी होती है। डिफ्लेशनरी गैप होता है, नहीं। तो एक्सेस डिमांड से इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। इफ MPC इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, तो देख लेते हैं K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस 1, तो 1/0 दिस विल लीड टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि लोग जितनी एडिशनल इनकम आ रही है उसको पूरा का पूरा स्पेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि इन्फिनिटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर। अब देखो क्वांटिटेटिव मेजर वो होते थे जो कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इफेक्ट करते थे, क्वालिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को इफेक्ट करते थे। तो क्वांटिटेटिव मेजर जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, रिवर्स रेपो रेट, SLR पढ़ाया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया था, तो ये क्वांटिटेटिव होते थे। क्वालिटेटिव में मैंने आपको पढ़ाया था मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये वाले करवाए थे। तो देख लेते हैं इनमें से अगर कुछ दिया हुआ तो। हाँ जी, मेरे को मार्जिन रिक्वायरमेंट मिला, तो आंसर हो गया बेटा ऑप्शन सी। डैश इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बाय सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक। तो भैया अब जो है हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, और जो बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं। अब देखो यार, लोन डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म लोन है तो बैंक रेट चार्ज होगा, और शॉर्ट टर्म है तो जी रेपो रेट चार्ज होगा। तो आंसर रिवर्स रेपो रेट तो नहीं है, ये तो कमर्शियल बैंक को मिलता है। SLR भी नहीं है, ये तो वो होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। CRR भी नहीं है, ये वो पार्ट ऑफ डिपॉजिट है जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखवाया जाता है। तो इसीलिए मेरा आंसर बैंक रेट एंड रेपो रेट है, यानी कि ऑप्शन बी है मेरा आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेस डिमांड लीड्स टू डिक्रीज इन आउटपुट, ऐसा नहीं है। एक्सेस डिमांड की वजह से तो आउटपुट में चेंज ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो हम आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, तो आउटपुट कांस्टेंट रहता है, कम भी नहीं होता, आउटपुट कांस्टेंट रहता है। इंक्रीज इन CRR इंक्रीजेज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स, नहीं, ऐसा नहीं है। CRR अगर बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स को
आरबीआई के पास ज्यादा पैसा और डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो इससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू फॉल इनकम। जी हाँ, ये बात सच है कि अगर गवर्नमेंट ये मेट्रो बनाना छोड़ दे या फिर डैम्स बनाना छोड़ दे, बुलेट ट्रेन मेट्रो पर खर्चा करना छोड़ दे, तो इससे लोगों की इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अर्न करने के लिए नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी तो होती नहीं है, तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। तो यहां पर मेरा आंसर है ऑप्शन सी। हाँ जी, डैश इज द रेशियो ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व्स इन कैश विद द सेंट्रल बैंक। तो इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, यह है कैश रिजर्व रेशियो। अगर होता इट मस्ट कीप विद इटसेल्फ, तो होता ऑप्शन ए, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में हमें मनी सप्लाई को कम करना है, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा होगा तभी हम मनी सप्लाई कम कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमें कम करनी है। तो दी सेंट्रल बैंक मस्ट क्या करना चाहिए? लोअर दी रेपो रेट। नहीं भैया, इससे तो लोन सस्ते हो जाएंगे। मार्जिन कम कर दो, इससे तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। लोगों की सिक्योरिटी बाय कर लो। इसका मतलब क्या है कि जब आप सिक्योरिटी बाय करोगे उनको और पैसे दोगे। भैया हमें रिड्यूस करनी है मनी सप्लाई, तो इसलिए इसमें आंसर है ऑप्शन ए, दैट इट रेजेस दी CRR। आगे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन दी कंट्री। अगर हमें इकोनॉमी में क्रेडिट को रिड्यूस करना है, तो इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? रिड्यूस कर दे रेपो रेट, बाय करे उनकी सिक्योरिटी, बोथ ए एंड बी। इसमें आंसर है नन ऑफ द अबव। सर क्यों? अरे भैया, रेपो रेट रिड्यूस करेगा तो लोन और सस्ते हो गए, लोग और लोन लेंगे। हमें क्रेडिट को रिड्यूस करना है। उनकी सिक्योरिटी अगर खरीद ली तो उनके पास और पैसे जाएंगे, हमें क्रेडिट को रिड्यूस करना है। तो सी ऑप्शन तो दोनों की बात करा, वो भी नहीं है, तो आंसर है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आकर बेटा आपका ये डिस्कशन जो है वो खत्म हो जाता है। तो मैं एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।